हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑनलाइन क्लास। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसमें हम लोग रीड करेंगे न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। हमारे यहाँ की कंट्री में कौन कौन से नए नए राजा थे हुए और उनका किंगडम कैसा क्या था। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ एक मैप बना है और दिया है साइड में मैप 1 मेजर किंगडम्स 7 से टू 12 सेंचुरीज। मतलब 7 से 12 सेंचुरी के बीच जितने भी किंगडम्स हुए उनके बारे में दिया है मैप 1 में। ऊपर से स्टार्ट करते हैं, चलिए। Many new dynasties emerged after the 7th century. Map 1 shows the major ruling dynasties in different part of the subcontinent between the 7th and 12th century. मतलब 7th सेंचुरी के बाद कई सारे नई डायनेस्टी मीन्स राजवंश, किसी भी राजा का वंश, राजवंश का उदय हुआ। और मैप 1 में सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट में 7 से 12 सेंचुरी के बीच शासन करने वाले डिफरेंट डायनेस्टीज को दिखाया गया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ दिया है, लोकेटेड द गुर्जरा प्रतिहाराज राष्ट्रकूटास पलास चोलास एंड चाहमनाज, जिनको ब्रैकेट्स में दिया चौहास। मतलब गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट डे स्टेट ओवर विच दे एक्सरसाइज्ड कंट्रोल। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रेजेंट डे में ये सारे कहाँ कहाँ थे। देखिए आप लोग, ये ऊपर पहले ग्रीन कलर का एक बॉर्डर दिया है, उसमें देखिए सबसे ऊपर पॉइंट दिया है इंद्रप्रस्थ, उसके नीचे चाहमनाज लिखा है। चाहमनाज मीन्स चौहानों का यहाँ पे शासन था। उसके बाद उसी के नीचे लिखा है गुर्जर और प्रतिहार, गुर्जर और प्रतिहार का था। चंदेल भी वहीं साइड में लिखा हुआ है, प्रयाग साइड पे। और उसके बाद हम लोग जो ऑरेंज कलर का पार्ट है, इसमें देखो लिखा है राष्ट्रकूटास, मतलब राष्ट्रकूटों का शासन यहाँ पे था। और जो पिंक वाला पार्ट है वहाँ लिखा है पलाज, मीन्स पालों का था शासन। चोलों का शासन नहीं दिया है इसमें, तो इस तरीके से हमारी एरिया चोल का नीचे दिया हुआ है। देखिए नीचे आते हैं तो वाइट में लिखा है चोल, चोलों का, चोल जो राजवंश था वो नीचे साइड का था। और सबसे नीचे तमिलनाडु साइड आएंगे तो वहाँ पे पांडे लोगों का था। और उसके ऊपर इधर कर्नाटक केरल साइड में चेर लोगों का था, चेर राजवंश था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग राजवंश का शासन हुआ करता था। यह आगे दिया हुआ है, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, नई डायनेस्टीज का उदय कैसे हुआ हम लोग देखते हैं। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वेरियस चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब 7th सेंचुरी के आते आते सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड मीन्स भूस्वामी और वेरियस चीफ मीन्स युद्ध के सरदार बन चुके थे। एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सब ऑर्डिनेट और सामंताज। और राजा लोग उन्हें अपने क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। मतलब राजा उन लोगों को अपने सामंत कहते थे। दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड्स बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। और उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के लिए गिफ्ट लेके आएंगे, उनके राजा के दरबार में अपनी प्रेजेंट लगाएंगे और साथ ही में राजा को मिलिट्री हेल्प मीन्स सेना की सहायता प्रदान करेंगे। मतलब राजा किसी को अगर अपना सामंत उसको मानता था जो लोग राजा को गिफ्ट देते थे, दरबार में आके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे और साथ ही में सेना से राजा की हेल्प भी करते थे। एज सामंताज गेंड पावर एंड वेल्थ, और इस तरीके से सामंतों ने बहुत धन और
पावर को अर्न कर लिया था, गेन कर लिया था। दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत, उन्होंने खुद को महासामंत या फिर महामंडलेश्वर के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। द ग्रेट लॉर्ड अ सर्किल और रीजन, मतलब किसी भी हिस्से का महान स्वामी, एंड सो ऑन, और इस तरीके से अलग अलग नाम दे के वो अपने को घोषित कर रहे थे। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, और कभी कभी वे अपने मालिक का आधिपत्य, मतलब अपने राजा का आधिपत्य भी स्वीकार नहीं करते थे, उनसे इंडिपेंडेंट होने का भी दावा कर देते थे कि हम अब इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। वन सच इंस्टेंस वॉज डैट द राष्ट्रकूटास इन दक्कन, और इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हमें दक्कन में राष्ट्रकूटों से देखने को मिलता है। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक, मतलब शुरू में वो लोग कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अंडर में थे। सबऑर्डिनेट मीन्स उनके अंडर में होना। इन द मिड 8th century, दांतिदुर्ग, a राष्ट्रकूट chief, overthrew his चालुक्य overlord and performed a ritual called हिरण्यगर्भ, literally the golden womb। मतलब 88th century के मिडिल टाइम पे एक राष्ट्रकूट सामंत था दांती दुर्ग, जो कि चालुक्य राजा के अंडर में था। उसने वहाँ उनके अंडर में रहने से मना कर दिया, उसे हराया, और एक अनुष्ठान, एक रिचुअल, एक धार्मिक अनुष्ठान था, जैसे कि पहले अश्वमेध यज्ञ होता तो उसी टाइप का एक धार्मिक अनुष्ठान हिरण्यगर्भ नाम का धार्मिक अनुष्ठान किया। When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya, even if he was not one by birth। और इस रिचुअल, इस धार्मिक अनुष्ठान को उसने ब्राह्मणों की हेल्प से किया, और ये माना जाता था कि इसको करने वाला क्षत्रिय परिवार में ना जन्म होते हुए भी क्षत्रिय मान लिया जाता है, कि अगर किसी ने युद्ध जीता है, इस टाइप का काम किया है, तो जरूरी नहीं कि उसके कुल से ही उसको माना जाए, उसके कर्म से उसको क्षत्रिय मान लिया जाता था। In other cases, men from enterprising families used their military skill to carve out kingdoms, और दूसरे केस में जो इंटरप्राइजिंग फैमिली, मतलब जिन लोगों के परिवार में बिजनेस होता था, उद्यमी लोग जो होते थे, उनके फैमिली के जो जेंट्स होते थे, उन्होंने अपने किंगडम्स को बनाने के लिए मिलिट्री स्किल्स का यूज़ किया, मतलब सेना और सैन्य तरीकों का यूज़ किया। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब मौर्य सरमन एंड द गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र वाल ब्राह्मणास who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdom in Karnataka and Rajasthan respectively। हम लोग एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि कदम मयूर सरमन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र दोनों ही ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया, मतलब अपनी परंपरागत प्रोफेशन को छोड़ के शस्त्रों को अपना लिया था, आर्म्स उठा लिए थे, हथियार उठा लिए थे, और सक्सेसफुली तरीके से एक ने कर्नाटक में और एक ने राजस्थान में अपने राज्यों को इस्टेब्लिश किया था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, कहा गया है कि जो न्यू किंगडम थी, न्यू डायनेस्टीज थी, उनका उदय कैसे हुआ कि पहले जो थे सामंत हुआ करते थे। जैसे किसी भी एरिया के अब हम लोगों का प्रधान होता है, वैसे ही जो पैसे वाले और मजबूत पावर वाले लोग थे वो सामंत हुआ करते थे। वो राजाओं को गिफ्ट देते थे, उनके दरबार में जाके उनके दरबारी हुआ करते थे, और साथ ही में उनको राजा को सेना की मदद करते थे। जब और इससे उनको क्या मिलती थी, इम्पोर्टेंस मिलती थी राजा के यहाँ से, ऐसे ही उनको पावर भी मिलने लगी और
पैसा भी अर्न होने लगा। जब वो ज़्यादा पैसे वाले पावरफुल हो गए तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को बहुत ताकतवर घोषित कर दिया, और ताकतवर घोषित करके वो अलग हो गए। राजा से भी उन्होंने अपनी अलग सत्ता बना ली। इसका एग्जाम्पल हमारे यहाँ दक्कन के राष्ट्रकूटों से मिला कि दांती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट राजा था जो चालुक्यों के अंडर में था। उसने क्या किया, अपने आप को अलग कर दिया, और वो था तो अलग कास्ट का, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं था, लेकिन फिर भी उसे क्षत्रिय मान लिया गया। और फिर उसके बाद हमें 2 नए और एग्जाम्पल मिले, एक कदम्ब मयूर शर्मन का और दूसरा गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र का। मतलब इस तरीके से क्या करते थे लोग, अपने आप को राजा के दरबार से अलग होकर अपनी नई सत्ता इस्टेब्लिश करने लगे थे। यहाँ पे देखो एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर का दिया है वॉल रिलीफ फ्रॉम केव 15 एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लॉयन। इट इज़ अ वर्क ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड। एलोरा की 50 गुफा जो है केव नंबर 15 में ये पिक्चर बनाई गई है, जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में, मतलब एक मैन और आधा हाफ मैन और हाफ लॉयन के पार्ट में शो किया गया है, और ये वर्क राष्ट्रकूट के पीरियड में किया गया था। डू यू थिंक बीइंग बोर्न एज अ क्षत्रिय वॉज इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू बिकम अ रूलर ड्यूरिंग दिस पीरियड? क्या आपके विचार में उस टाइम पे एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय फैमिली में जन्म लेना जरूरी था? एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन कैसा था? मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवन चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे राजा उस टाइम पे बहुत ऊंचे टाइटल एक्सेप्ट करते थे, जैसे कि महाराजाधिराज मतलब राजाओं का भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 जमीनों का, 3 लोकों का स्वामी। However, in spite of such claims, they often shared power with their samant as well as with association of peasant, trader and brahmanas. और इन सब के बाद भी वो अपने सामंत और किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, ब्राह्मणों के साथ अपनी पावर को शेयर करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, दैट इज पीजेंट, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस हु वर ऑफन परस्यूडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ दैट दे प्रोड्यूस्ड। मतलब इन सभी राज्यों में जितने भी रिसोर्स को देने वाले प्रोड्यूसर हैं, जैसे कि किसान हो गया, पीजेंट, कैटल कीपर्स पशुओं को पालने वाले, आर्टिसंस कारीगर, से ये सारे लोग अपने संसाधन को कलेक्ट करते थे। और इनको अक्सर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके हिस्से को त्यागने के लिए भी कहा जाता था। सरेंडर करने के मतलब वो छोड़ दें अपने हिस्से को, उनको छोड़ने के लिए भी ज़बरदस्ती मजबूर किया जाता था। समटाइम्स दीज वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड। और कभी कभी इनके हिस्सों से रेंट भी लिया जाता था, ये मान के कि वो खुद को अपने आप को उस ज़मीन का स्वामी मान लेते थे। रिवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स जो व्यापारी थे उनसे भी रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। रिवेन्यू मीन्स कर। फिर दिया है 400 टैक्सेस, 400 टाइप के टैक्सेस थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। मतलब तमिलनाडु में जो राज्य करते थे चोल वंश के, उनके कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं जिनमें लिखा है कि 400 से भी ज़्यादा कर वसूलने के लिए ऐसे शब्द हमें वहाँ पे मिले हैं। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज, जिनमें ज़्यादातर मेंशन जो टैक्स हैं वो इस टाइप के हैं, जैसे वेटी जो होता था, टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। ये नगद नहीं लिया जाता था बल्कि किसी से ज़बरदस्ती काम कराने के रूप में लिया जाता था।
एंड कादमई, कदमई जो होता था वो, और लैंड रेवेन्यू, वो लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। देयर वर आल्सो टैक्स ऑन थैचिंग द हाउस, द यूज ऑफ अ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्री, एक्सेस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी ETC। और मकान में रहने के लिए या सॉरी टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस, मतलब मकान में छज्जा डालने के पे उस पे लगता था कर। खजूर के पेड़ या किसी भी चीज़ को चढ़ने पे जो सीढ़ी को हम लोग लैडर यूज़ करते हैं उस पे भी कर लगता था। किसी भी फैमिली का जो सक्सेसर होता था, मतलब उत्तराधिकारी होता था, उसे अपनी परिवार की संपत्ति प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, हासिल करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैक्स, छोटी छोटी चीज़ों पे लगने वाले टैक्स करके बहुत करीब 400 टैक्सेस होते थे। आर एनी सच टैक्स कलेक्ट टुडे, क्या आज के टाइम भी इस टाइप के कोई टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं? In what ways was this form of administration different from the present day system? प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन किन मायनों में डिफरेंट है, ये बताना है। आप फिर देखते हैं, These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts। ये जितने भी रिसोर्स थे इनकी व्यवस्था फाइनेंशियल तौर पे की जाती थी, साथ ही में टेम्पल्स और फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन करने भी इनको यूज़ किया जाता था। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, ये वॉर्स को फाइट करने में, युद्ध लड़ने में, विच वर इन टर्न एक्सपेक्ट टू लेड टू द एक्सक्यूशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। और इनका यूज़ युद्ध लड़ने में भी किया जाता था, और साथ ही में जिससे जितने भी प्लंडर मीन्स लूट, जो लूट से मिलने वाला धन होता था उसे ज़मीन और ट्रेड रूट्स में यूज़ करने में किया जाता था। मतलब ज़मीनों पे यूज़ करते थे और जो व्यापारिक रास्ते होते थे उनके लिए यूज़ किया जाता था। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वर जनरली रिक्रूट फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशन वर ऑफन हेरिडेटरी। जो फंक्शन होता था रिवेन्यू कलेक्ट करने का, उसे ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली परिवार होते थे उनको, या फिर ऐसे लोग जिनकी पोजीशन वंशानुगत चली आ रही है, मतलब पहले हेरिडेटरी का मीन्स वंशानुगत, पर एक फैमिली उसका फिर उसकी आगे वाली जनरेशन, उसके आगे वाली, मतलब जैसे कि ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर सन, फिर उनका सन, इस तरीके से हेरिडेटरी के रूप में होती थी। उन लोगों का काम दिया जाता था रिवेन्यू कलेक्ट करने का। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल, और ये ऐसे ही सेना में भी होता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव टू द किंग हेल्ड दीज पोजीशन, और कभी कभी बहुत सारे केसेस में जो किंग्स के क्लोज रिलेटिव्स होते थे उनको ये पोजीशंस, ये पद दे दिए जाते थे। दिया है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति और लैंड ग्रांट क्या होता था? प्रशस्ति कंटेंट डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में ऐसे ब्यौरे होते थे जिनको हम जिनमें बहुत सारे शब्दों के अनुसार हम सही नहीं कह सकते हैं, बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांट टू डिपिक्ट देमसेल्व एज वैलिएंट विक्टोरियस वॉरियर्स फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये प्रशस्ति हमें ये बताती थी कि रूलर्स खुद को किस तरीके का दिखाना चाहते हैं। एज वैलिएंट मीन्स किसी एक बहुत शक्तिशाली योद्धा के रूप में, या विक्टोरियस वॉरियर्स मीन्स विजयी योद्धा के रूप में। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्नड ब्राह्मणास हु ओकेजनली हेल्प्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये लर्नड ब्राह्मणास मीन्स बहुत विद्वानों के द्वारा लिखी जाती थी, जो अक्सर की प्रशासन में हेल्प करते थे। मतलब किसी भी राजा के दरबार में जो विद्वान लोग होते थे वो लोग लिखते थे, क्योंकि वो इनकी अक्सर क्या करते थे, प्रशासन में भी हेल्प करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज पे दिया है द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट की क्या क्या अचीवमेंट थी? नागभट्ट एक राजा थे। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। बहुत सारे रूलर्स ने
प्रशस्तियों में अपने अपने अचीवमेंट को दिखाया था। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्त रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर आप लोगों ने गुप्त रूलर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग एज फॉलो। एक प्रशस्ति जो कि संस्कृत में लिखी गई है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिली है। डिस्क्राइब और उसमें नागभट्ट मतलब प्रतिहार राजा नागभट्ट के कामों के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा है? द किंग ऑफ आंध्रा सेंधद्वावा मतलब सैंधव और विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ जो पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है, कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा है, फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस। मतलब आंध्र सैंधव जो सिंध का पार्ट है, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का पार्ट है और कलिंग जो कि उड़ीसा का पार्ट है, वहाँ के राजा उनके आगे बिल्कुल फेल हो गए, मतलब धराशाही हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब प्रतिहार वंश के जो नागभट्ट राजा थे वो इतने ताकतवर थे, इतने शक्तिशाली थे कि उनके आगे बाकी सारे राजा बिल्कुल धराशाही हो गए थे। और किस टाइम पीरियड में? जब वो राजकुमारी थे उसी टाइम पीरियड में। दिया है ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चालुक्य द रूलर ऑफ कन्नौज। उन्होंने कन्नौज के चालुक्य रूलर के ऊपर विक्ट्री प्राप्त की, जीत हासिल की। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंगा पार्ट ऑफ बंगाल। इन्होंने अनलता पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, किराता फॉरेस्ट पीपुल और तुरुशाका तुर्क्स, वास्ता मत्स्या बोथ किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। उन्होंने और भी बहुत सारे राजाओं को हराया। कौन कौन से राजाओं को? बंगाल का पार्ट था वंग, वहाँ के राजा को। गुजरात का पार्ट था अनर्त, वहाँ के राजा को। मध्य प्रदेश का पार्ट था मालवा, वहाँ की। और कुछ फॉरेस्ट पीपुल थे किरात जाति के। तुर्क्स मीन्स तुर्क जाति के लोग थे। और वत्स और मत्स्य ये दोनों नॉर्थ इंडिया के पार्ट थे, वहाँ के राजाओं को हराया। साथ ही में साइड में दिया है ऑल्सो सी इफ यू कैन फाइंड सम ऑफ द एरियाज मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑन मैप। ये जितने भी इंस्क्रिप्शन आपको इसमें मेंशन किए गए हैं उनमें से कुछ एरियाओं को आप मैप 1 में ढूंढने की कोशिश करें। द अदर रूलर्स मेड सिमिलर क्लेम एज वेल। इसी तरीके से और दूसरे राजाओं ने भी दावे किए हैं। व्हाई डू यू थिंक दे मेड दीज क्लेम्स। क्या आपको लगता है कि उन्होंने क्या आपके विचार से ये दावे उन्होंने खुद किए होंगे? दिया है किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। राजा जो होते थे, किंग्स जो होते थे, वो ज़्यादातर ब्राह्मणों को जमीन, ग्रांट्स ऑफ लैंड मीन्स जमीन, दान में या पुरस्कार के रूप में दिया करते थे। और दीज वर रिकॉर्डेड, और ये सारे रिकॉर्ड कॉपर प्लेट पे लिखे जाते थे, मतलब तांबे के पत्तों पे लिखे जाते थे। विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड, मतलब कि ये जमीन किसको किसको दी गई है। जमीन देने वालों के नाम, जमीन देने वालों के साथ पाने वालों का नाम लिखा जाता था इन पे। फिगर देखो ये बना हुआ है और इस फिगर के बारे में साइड में दिया है। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th century, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ कॉपर प्लेट्स का एक सेट है जो कि 9th century में एक राजा के थ्रू ये कलेक्ट किया गया था, जो उसके शासन में दी गई, इसमें उसके शासन काल में दी गई, दान में दी गई जमीन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द रिंग होल्डिंग द प्लेट टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील to indicate that this is an authentic document। और इसमें एक रिंग बनी हुई है जो कि ये, जिससे कि ये सारे जो रॉयल डॉक्यूमेंट्स हैं वो संभाल के रखे जा सकते थे। और साथ ही में उस पर एक राजसी मोहर भी लगी है जो ये बताने के लिए कि ये एक राजसी और प्रामाणिक
डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, मतलब जमीन के साथ साथ और क्या क्या दिया जाता था। दिस इज अ पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलाज, और चोलों के ये जो पार्ट है वो तमिल का एक पार्ट है जो कि चोलों के द्वारा दी गई जमीन के बारे में लिखा गया है। वी हैव demarcated the boundaries of land by making earthen embankment as well as by planting thorny bushes, मतलब हमने मिट्टी की बाउंड्रीज बना के, लैंड की बाउंड्रीज बना के, साथ ही उसमें थॉर्नी बुशेस कटीले पेड़ों की झाड़ियाँ लगा के ज़मीन की बाउंड्री निश्चित कर दी है, मतलब उसकी सीमाएं तय कर दी हैं। कह रहे दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स, और ज़मीन पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। फ्रूट बियरिंग ट्रीज, मतलब फलदार वृक्ष हैं। वाटर मीन्स पानी है। लैंड मीन्स ज़मीन है। गार्डन्स एंड ऑर्चर्ड्स मीन्स बगीचे, और ऑर्चर्ड्स फलों के बगीचे हैं। ट्रीज पेड़ हैं। ओपन स्पेस खुली जगह है। वेल्स कुएँ हैं। पॉस्चर लैंड मीन्स जानवरों के चरने की चारागाह जमीन है। अब विलेज एक गांव है। एंथिल्स मीन्स बाम्बी होती है, बाम्बियाँ हैं। प्लेटफॉर्म्स मीन्स चबूतरे हैं। कैनल्स मीन्स नहरें हैं। डिचेस खाइयाँ। रिवर्स नदियाँ। सिल्ट लैडन लैंड दलदली ज़मीन। टैंक्स मीन्स हौद जो होती है, टैंक्स हैं। ग्रेनरीज अन्न को कलेक्ट करने की जगह है। फिश पॉन्ड्स मछलियों के तालाब हैं। बी हीव्स मधुमक्खी के छत्ते हैं। एंड डीप लेक्स गहरी झीलें हैं। दिया है ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, और जिसको भी ये ज़मीन मिलेगी वो इन सारी चीज़ों से टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय जुडिशियल ऑफिसर एज फाइन्स द टैक्स ऑन बिटल लीव्स डेट ऑन वूवन क्लॉथ एज वेल एज ऑन व्हीकल्स, और ये हम लोग ये मतलब जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा जुर्माने के तौर पे लगाए गए टैक्स के रूप में भी वसूली जा सकती है। जैसे कि बिटल लीव्स मीन्स पान के पत्ते, पान के पत्ते पे लगने वाला कर, या फिर वूवन मतलब कपड़े जो लोग बुनते हैं उनके बुने हुए कपड़ों पे लगने वाले टैक्स के रूप में, और साथ ही जो व्हीकल्स पे लगने वाला टैक्स है, इस तरीके से टैक्स वसूले जा सकते हैं। दिया है ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स विद अपर स्टोरीज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बुशेस इफ नेसेसरी। ही कैन गेट कैनल्स कंस्ट्रक्टेड फॉर इरीग्रेशन, मतलब साथ ही में वो पकी हुई ईंटों से ऊपर के हिस्से में रूम भी बनवा सकता है, छोटे बड़े कुएं भी बनवा सकता है, पेड़ और कटीली झाड़ियाँ और ज़्यादा लगवा सकता है अगर उसे ज़रूरत हो, या फिर सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। ही शुड इंश्योर डैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, वो ये भी इंश्योर कर सकता है कि पानी वेस्ट ना हो। द एम्बैंकमेंट आर बिल्ट, और साथ ही में एम्बैंकमेंट मीन्स उसके तट जो हैं, सिंचाई के तट भी हैं, उनको भी बनवा सकता है। लिस्ट ऑल द पॉसिबल सोर्स ऑफ इरीगेशन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन एंड डिस्कस हाउ दीज might have been used, और इस लेख में जितने भी पॉसिबल सोर्स थे वो सब मेंशन कर दिए गए हैं। उनकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है और उस पर डिस्कस करना है कि इन सारी चीज़ों का यूज़ कैसे होगा। दिया है अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem contains the history of kings who ruled over Kashmir। हम लोग बोल सकते हैं कि 12th सेंचुरी में एक बहुत लंबी संस्कृत पोएम लिखी गई जिसमें कि कश्मीर पे राज्य करने वाले राजाओं का वर्णन किया गया। इट वॉज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हण, और ये जो राइट की गई, कंपोज की गई, वो एक ऑथर कल्हण जिनका नाम था उनके थ्रू लिखी गई थी। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आइड विटनेस अकाउंट एंड
एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। उन्होंने इसको लिखने के लिए बहुत सारे सोर्सेस का यूज़ किया, जिसमें कि इंस्क्रिप्शन मीन्स शिलालेख, डॉक्यूमेंट्स, और आई विटनेस मीन्स जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा था उन लोगों के वर्णन, और साथ ही में अर्लियर पुरानी हिस्ट्री को अपने इस लेख में पुरानी हिस्ट्री जैसी चीज़ों को सोर्सेस से अपना ये रिटन अकाउंट बनाया था, कि मतलब लिखने, अब ये कार्य किया था लिखने का। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। और प्रशस्ति में लेखक में भिन्न अक्सर क्या होता था कि शासक और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना क्रिटिकल मीन्स आलोचना, उनकी पॉलिसी को आलोचना के रूप में दिखाया जाता, मतलब उनकी आलोचना की जाती थी। इसीलिए 12वीं सेंचुरी के ये जो पोएम थी, ये जो ग्रंथ लिखा गया था वो एक असाधारण ग्रंथ था। फिर आगे दिया है हम लोगों का वॉरफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। यू मे हैव नोटिस्ड दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। आपने ये गौर किया होगा कि जितनी भी डायनेस्टीज हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन में हैं, हर एक डायनेस्टीज। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज, और एक ही टाइम पे सेम टाइम पे वो दूसरे अदर एरियाज पे कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। वन particularly praised area was the city of कन्नौज in the गंगा वैली। और उसी टाइम पे एक पर्टिकुलर क्षेत्र गंगा वैली का एक पर्टिकुलर क्षेत्र कन्नौज भी था। फॉर सेंचुरीज रूलर बिलोंगिंग टू द गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। और गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल अलग अलग डायनेस्टीज के शासक काफ़ी लंबे समय से कन्नौज पे नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब्ड इट एज द ट्रिपाटाइल स्ट्रगल। मीन्स क्योंकि बहुत लंबे समय से इसमें 3 पार्टियों के बीच लड़ाई चल रही थी, इसलिए हिस्टोरियंस ने इसको ट्रिपाटाइल स्ट्रगल मीन्स 3 पक्षों का संघर्ष इस रूप में इसकी चर्चा की है। दिया है एज वी विल सी पेज नंबर 62 to 66, rulers also tried to demonstrate their power and resources by बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। जैसा कि हम लोग आगे देखेंगे पेज नंबर 62 से 66, रूलर्स ने बहुत बड़े बड़े मंदिरों का भी कंस्ट्रक्शन करा के अपनी सत्ता और अपने रिसोर्सेज को दिखाने की कोशिश की है। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। और इसीलिए जब भी वे किसी दूसरे राज्य पे आक्रमण करते थे तो वो मंदिरों को ही अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि वो बहुत अधिक संपन्न होते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। इस बारे में आप चैप्टर 5 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे दिया है वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद जो कि बहुत फेमस रूलर था, उसके बारे में दिया गया है कि ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030 द एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने कंट्रोल में जो अपना साम्राज्य विस्तार किया वो एशिया के बहुत सारे पार्ट में, ईरान में और सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक किया। He raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात। और लगभग उसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे हर साल
आक्रमण किया और उसके निशाने में संपन्न मंदिर थे, जिनमें कि गुजरात के सोमनाथ का मंदिर भी शामिल है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरीड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एट गजनी, और वो यहाँ से बहुत सारा धन लेके गया, यहाँ अपनी गजनी राजधानी को बहुत ज़्यादा समृद्धशाली और वैभवशाली मतलब पैसे वाला बनाने के लिए। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन finding out more about the people he conquered and interested a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent। और साथ ही में सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था, और उसने अलबरूनी नाम के एक स्कॉलर मीन्स विद्वान को इस उपमहाद्वीप में के बारे में लिखने का काम सौंपा था। द अरेबिक वर्क नोन एज द किताबुल हिंद रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, और अरबी में लिखी गई एक बुक थी किताबुल हिंद, जो हिस्टोरियंस के लिए एक सोर्स के रूप में वर्क कर रही थी। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर हिज अकाउंट, और उसने संस्कृत के विद्वानों अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से हेल्प ली थी, कंसल्ट किया था, परामर्श लिया था। आगे दिया है अदर किंग्स हु इंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चाहमनाज लेटर नोन एज द चौहान हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। और भी दूसरे युद्ध करने वाले राजाओं में चाहमनाज जो कि बाद में चौहानों के रूप में फेमस हुए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के एरिया में शासन करते थे। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्याज ऑफ गुजरात एंड गहलवाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। मतलब उन्होंने अपना वेस्ट और ईस्ट में अपना एरिया बढ़ाना चाहते थे, अपने कंट्रोल का एरिया, लेकिन उन्हें गुजरात के चालुक्य और वेस्ट उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से लड़ाई लड़नी पड़ी, टक्कर लेनी पड़ी। द बेस्ट नोन चाहमनाज रूलर वॉज पृथ्वीराज III 1168 to 1192 who defeated an Afghan ruler named Sultan Mahmud Ghori in 1191 but lost to him the very next year in 1192। आप चौहानों के एक सबसे फेमस राजा पृथ्वीराज III जिन्होंने 1168 से 1192 तक शासन किया, उन्होंने अफगान रूलर मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था, लेकिन अगले ही दूसरे साल 1192 में वो खुद उनके हाथों हार गए। साइड की कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए दिया है लुक एट मैप 1 एंड सजेस्ट रीजन वाई दीज रूलर वांटेड टू कंट्रोल कन्नौज एंड गंगा वैली। मैप 1 को देखिए और उसके बाद आपस में डिस्कशन कीजिए कि क्यों गंगा वैली और कन्नौज के ऊपर बहुत सारे शासक अपना कंट्रोल करना चाहते थे। सुल्तान वर्ड जो है एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर। सुल्तान का मतलब एक अरेबिक भाषा का शब्द है जिसका मतलब रूलर होता है, शासक होता है। और लुक एट द मैप 1 अगेन एंड डिस्कस व्हाई द चाहमनाज में हैव वांटेड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। मैप 1 को फिर से देखना है और ये डिस्कस करना है कि चौहान अपने एरिया को एक्सपेंड मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार करना क्यों चाहते थे। दिया है अ क्लोजर लुक द चोलाज, और चोल राज्य पे एक नज़दीक से नज़र डालते हैं। देखिए नीचे का हिस्सा जितना भी हम लोग साउथ का एरिया बोल सकते हैं, ये किसके अंडर में था? चोलों के अंडर में था। दिया है साइड में मैप 2 द चोल किंगडम एंड इट्स नेबरहुड, मतलब मैप 2 में चोल किंगडम और उसके पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया गया है। दिया है फ्रॉम उदयपुर टू तंजावुर, मतलब उदयपुर से तंजावुर तक। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर, चोलों की सत्ता चोल अपनी सत्ता में कैसे आए। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुट्टरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा में मुत्तरियार नाम के एक छोटे से मुखिया की
फैमिली रहती, सत्ता करती थी, शासन करती थी। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं से सब के अंडर में थे। सबऑर्डिनेट मीन्स पल्लव राजाओं के अंडर में थे। विजयालया हु बिलोंग्ड टू द एंशियंट चीफली फैमिली टू द चोलाज फ्रॉम उदयपुर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुटैयार इन द मिडिल ऑफ द 9th century। मतलब उदयपुर के चोल जो कि प्राचीन मुखिया परिवार के मुखिया, जो कि चोल वंश के प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9th century के बीच में मुटैयार लोगों को हराकर इस डेल्टा पे कब्जा किया था। मतलब जो उदयपुर के चोल लोग थे उन्होंने मुटैयार लोगों को हरा के इस डेल्टा पे कब्जा किया था। ही बिल्ट द टाउन ऑफ तंजावुर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निसुम भासुनी देयर। यहाँ पे इन्होंने तंजावुर शहर को बसाया और निसुम्भ शूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। द सक्सेसर ऑफ विजयालया कॉन्क्योर्ड नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम ग्रू इन साइज एंड पावर। और उन्होंने अपने आस पड़ोस के इलाकों को जीता, जिससे उनका किंगडम और उनकी पावर दोनों बढ़ गई। द पांड्यान एंड पल्लव टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। और उन्होंने पांड्य और पल्लव इनके राज्य का हिस्सा बन गए, और पांड्य और पल्लव जो कि नॉर्थ और साउथ के क्षेत्र थे वो इनके राज्य का हिस्सा बन गए। दिया है राजा फर्स्ट कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर बिकम किंग इन 1985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ द एरियाज। राजा फर्स्ट जो थे वो चोल के सबसे शक्तिशाली राजा माने गए और जो कि 1985 में राजा बने, और उन्होंने अपने आसपास के ज़्यादातर क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया। ही आल्सो रिकॉग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अम्पायर। उनका क्षेत्र एक अम्पायर के रूप में, उनका प्रशासन एक अम्पायर के रूप में माना जाने लगा। एंड राजा सन राजेंद्र I continued his policies and even raided the Ganga Valley, the Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expeditions। राज का जो सन था राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने उनकी ही पॉलिसीज को चालू रखा और साथ ही में गंगा वैली, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया के देशों पे अटैक किया, और अपने अभियानों को चलाने के लिए उन्होंने नेवी मीन्स जल सेना को भी बनाया। तो अब यहाँ तक पे हम लोग यहीं से एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे। एक्सप्लेंडेड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर मीन्स बहुत सारे भव्यशाली मंदिरों को बनाना, और कांस्य, ब्रोंज मीन्स कांसे की मूर्तियों का बनना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।